तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एनडीए 3.0 के तीसरे इस कार्यकाल में अगर हम देखें तो इन 100 दिनों में किस तरीके से बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है एनडीए 3.0 विकास को रफ्तार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कि ये जो तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं जिनकी चर्चा हम अलग अलग मंचों पर लगातार करते आ रहे हैं, अगर हम एक ओवरऑल एक पिक्चर आपसे समझना चाहें तो किस तरह का संकेत, किस तरह का संदेश आपको लगता है ये 100 दिन और इन 100 दिनों में सरकार के कार्य और निर्णय एक आम जन के लिए प्रस्तुत करते नजर आते हैं? देखिए, अगर मैं इसको 2 लाइन में बोलूं तो मैं कहूंगा कि 100 दिन पूरे सामूहिक विकास की जो नीतियां पहले 10 साल में थी उसी को आगे ले जाने का प्रयत्न है। साथ में विकास के साथ साथ समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं और जिसकी काफी समय से जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी वो, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 4 जातियां हमारे देश में हैं जिनके लिए हमें काम करना है, वो है गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। अगर मैं 100 दिन की बात करूं, इन 100 दिनों में युवाओं के लिए सबसे पहले जो गेम चेंजर स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जिस प्लान के तहत हमें देखते हैं कि 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें कि जो नई नौकरियां देते हैं उनको इंसेंटिव देना और साथ साथ हमारे युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को देश की सबसे बड़ी कंपनी में कौशल विकास का मौका देना। ये एक बहुत बड़ी जो सरकार ने योजना शुरू की और इसकी शुरुआत पहले बजट में जुलाई में हमने देखा। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्कीम थी। दूसरी स्कीम्स की मैं बात करूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हमारे जो सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे कि हमें भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और इसमें कम से कम 50% जो उनकी सैलरी है उसमें पेंशन देने का प्रावधान है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें प्रोफेसर साहब, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आम जन का जीवन बदलने का मादा रखते हैं। ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, इससे पहले मैं शेखर जी के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। अगर हम पिछले 2 कार्यकाल सरकार के देखते हैं और अगर हम देखें तो सरकार ने बड़े कड़े निर्णय पहले भी लिए हैं, जीएसटी को लेकर, 370 को लेकर, 3 तलाक को लेकर इत्यादि, फेहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें अगर आप तुलना करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार ने 100 दिन में जो एजेंडा सेट किया और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो कहीं ना कहीं इस बार गवर्नेंस पर फोकस ज्यादा देते हैं? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि जो पहले 10 साल में हुआ सेम विकास की गति वैसी की वैसी, लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली, और ऐसा विकास जो कि सामूहिक विकास हो, देश के हर वर्ग को जिसका फायदा हो, और जिस स्पीड से जिस गति से ये काम हो रहा है, मेरे को लगता है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सरकार ने सबसे पहले आते ही जो ये युवाओं के लिए योजना शुरू की, उसके बाद बहुत बड़े बंदरगाह की घोषणा की, ये कोई कम बात नहीं है। 25,000 जो हमारे गांव है, सीमांत किसान है, जहां पर की बहुत कम पॉपुलेशन है, जो कि बिल्कुल देश की विकास धारा से कटे हुए थे, उनको विकास धारा में लाने के लिए सरकार ने सड़क की योजना का शुभारंभ किया। और उसके साथ साथ सरकार ने आवास योजना के तहत जितनी तेजी से, मैं कहूंगा कि 3 करोड़ घर हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको पूरा किया, मेरे को लगता है काबिले तारीफ है। हमारे स्टार्टअप सिस्टम के लिए एक एंजल टैक्स होता था, जिसको कि सरकार ने आते ही खत्म कर दिया, जिससे हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो आज भी पूरी दुनिया में मिसाल है, पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर खड़ा है, मेरे को लगता है उससे बहुत ज्यादा उनको काफी अच्छा लाभान्वित होगा। और तीसरा, एमएसएमई सेक्टर की बात मैं और करूंगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर मुद्रा योजना की राशि को डबल किया गया, और उससे बड़ी बात जो क्रेडिट योजना एक शुरू की, जिसमें कि 5 करोड़ तक का
उनको सेक्टर को जी, मशीनरी या मशीन्स और उपकरण खरीदने के लिए उनको इसका लाभ होगा। इस क्रेडिट योजना से भी तो एमएसएमईज को बहुत बल मिलेगा। बिना जी, किसी गारंटी गारंटी के। पूरा कर जी, बहुत सारे ऐसे अहम बहुत बड़ी निर्णय रहे बात है। हैं। बिल्कुल मैं शेखर जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। शेखर जी, जो निर्णय है वो सबके सामने है। जनता देख रही है कि सरकार क्या और कैसे काम कर रही है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। आज हमने दिन भर देखा कि भैया यू टर्न की सरकार करके एक नारा दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या हम इसको अब किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है विपक्ष जो कह रहा है उस परिप्रेक्ष्य में कि सरकार जो काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये बात ठोस है कि कंसेंसस के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल ममता जी, एक चीज़ इस पे हमें नोटिस करना है, जितना भी फैसले हैं ये 100 दिन के अंदर जो हुए हैं, ये कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ है। पिछले साल से ही इस पर काम शुरू हो गया था। इसका मतलब क्या है, इतना फीडबैक लिया गया कि पहले जितने कार्यक्रम रोल होते उसका असर क्या हुआ, कहाँ पे गैप रह गया और क्या हमें क्या कमियां हैं जिसको दूर करना है। इस तरह ये सारे रोल आउट जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स के पीछे बहुत काम हुआ है, बहुत सोच हुआ है। ये कोई इतनी जल्दबाजी में कोई हेडलाइन की चक्कर नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ममता जी, ये 100 दिन के फैसले कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं था। एक एक करके कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया, फिर रोल आउट हुआ है कार्यक्रम। तो आज अगर हम 100 दिन की जो स्कीम्स देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला की सशक्तिकरण, हर स्कीम में आप देखेंगे उस पे पीछे बहुत होमवर्क हुआ है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार अपने जो थर्ड टर्म जो शुरू की है उसमें बहुत ग्राउंड वर्क कर रही है। कैसा नहीं है भाई स्कीम्स घोषणा करते जाओ, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा, ऐसी नहीं है। जितने स्कीम्स अभी तक हुए उसकी फीडबैक लिया है। मैं समझता हूं ये पहली बार एक सरकार इस तरह कर रही है, जहां पे चाहती है जितना पैसा खर्चा हो उसका बेस्ट वैल्यू मिले, उन लोगों को मिले, लाभार्थियों को मिले, जो बेनिफिशियरीज है उनको मिले। देखिए, ये सोच जो है प्रधानमंत्री के जो मूल फिलॉसफी यही है कि हर पैसा जो सरकारी पैसा खर्चा होगा वो जितना हो सके लोगों तक पहुंचे और फायदा मिले। क्योंकि देखिए अभी रिकॉर्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट रखा है कि 200 मतलब 2047 तक जो जहां विकसित भारत पहुंचना है, लेकिन उस पहुंचने में कोई छूट ना जाए, कोई सेक्टर पीछे रह ना जाए। इसलिए आप देखेंगे सारा फैसला जितने हैं डिसीजन एक एक सेक्टर को कवर किया है। और हम सब जानते हैं चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव कैंपेन चल रहा था तब भी हर मिनिस्ट्री को कहा गया इन चीजों पे ग्राउंड वर्क करो, होमवर्क करो, फीडबैक लो, और ताकि जैसे सरकार आएगी एक एक करके फैसले अब रोल आउट करेंगे। यानी कि सरकारी महकमा लगा हुआ था कि जैसे ही सरकार आए तब हमें नए देखें तो 3.0 में किस तरीके से देश को आगे लेके जाना है। लेकिन डॉक्टर अनिल, एक बात जो महसूस की जाती है एक आम जन के द्वारा कि देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमारे तेज रफ्तार से वृद्धि दर हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सबके बीच एक आम जन जिसको महंगाई तंग करती है, जिसको रोजगार की कमी खलती है, या जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत से इकोनॉमिस्ट इस टर्म को भी यूज करते हैं, ये भी खलती है। क्या सरकार जो निर्णय ले रही है इनका प्रभाव इन कारकों को भी नियंत्रित करने में आपको लगता है प्रभावी साबित होगा? बिल्कुल। अगर मैं महंगाई दर की बात करूं, आज हमारी महंगाई दर न्यूनतम है, 4% है, जो कि एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। और साथ में सरकार ने जो भी आवंटन किए हैं, जो भी खर्चे किए हैं, वो पूरे अनुशासन में रहकर किए हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हमारा राजस्व घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो 4.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है दोबारा से कि हमारा जो घाटा है वो जो हमारा लक्ष्य है उसी के अंदर में रहेगा। और जहां तक विकास दर की बात है, पहली तिमाही में थोड़ी सी विकास दर सुस्त पड़ी, उसकी वजह भी थी आम इलेक्शन था, लेकिन दूसरी जो तिमाही है उसमें हम दोबारा से कैचअप कर दिया। अगर मैं हाई इंडिकेटर्स की बात करूं, जीएसटी की कलेक्शंस दोबारा से बढ़ गई है। और एक बात और मैं यहां पर साथ में सम्मिलित करना चाहूंगा, जीएसटी के पीछे काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी में, जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि पूरा इसको जीएसटी को और ज्यादा कैसे सरल किया जाए, कैसे रेशनलाइज किया जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी
हम इसको कंसोलिडेट करके जीएसटी को और सरल करने में हम लोग कामयाब होंगे और उस छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसका भी साथ में हल हो जाएगा। जी शेखर जी, आज एक बड़ी बात गृह मंत्री के द्वारा की गई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। हम ये जानते हैं कि इस बार गठबंधन सरकार है, तो बहुत से लोगों की ये सोच थी सरकार की शपथ से पहले कि ये सरकार शायद कुछ सीमाओं में रहकर उस तरीके से अपने काम को आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन उन सारी बातों को धता बताया है इस सरकार ने। वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आज गृह मंत्री ने सामने रखा कि इस पर हम काम करेंगे, ये होगा, इसी कार्यकाल में होगा। क्या आपको लगता है कि ये एक और बड़ा मंच, बड़ा मोर्चा है जिसको फतेह करना चाहती है सरकार? बिल्कुल, सरकार इस पर वचनबद्ध है, मैं मानता हूं, क्योंकि इस पर भी होमवर्क काफी हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी गठन की थी। उन्होंने सारे जो पहलू हैं वन नेशन वन पोल को लेकर, संविधान में क्या चेंजेस लानी है, कैसी करनी है, जो हाउसेस की टर्म पहली खत्म होगी उसको क्या करना है, ये सारे पे ग्राउंड वर्क करके कई प्रपोजल्स रखे। इससे पहले लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स है जी। और सरकार लगातार कह आ रही है, इस पर एक पब्लिक डिबेट शुरू होगी जब सरकार कॉन्क्रीट प्रपोजल्स लेके आएगी। मुझे लगता है कि देखिए 2026 में कई असेंबली इलेक्शंस होनी है और बाद में देखिए मतलब फिर 2027 में कई असेंबली इलेक्शंस होनी है। मुझे लगता है सरकार इस पर एक लंबा डायलॉग शुरू करेगी, कई प्रपोजल लेके आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री या इस सरकार, उनको लग रहा है क्योंकि ये सरकार एनडीए सरकार है और अलायंस पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब नहीं है जो बड़े फैसले हैं, जो चीजें हमें करनी है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इसके, देखिए इसको लेकर काफी ये हुआ है, आप चुनाव करते रहेंगे और आज बार इलेक्शन मोड में रहेंगे, एक तो पैसा खर्चा और एक प्रकार से सरकारें, राज्य सरकारें भी कोई फैसले नहीं ले पाते। देखिए जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बड़े फैसले जो लेना है वो ले नहीं पाते। तो इसको लेकर कई बहस हुआ है, लेकिन और भी बहस होंगे। देखिए विपक्ष का डर और कुछ है। विपक्ष का डर ये है, देखिए ये जो 100 दिन के फैसले, उनको लग रहा है कि उनको जो लगा कि 2024 चुनाव में उनको लगा कि हमारी अब सीटें बढ़ गई, 52 से लेकर 99 हो गए, तो इसका मतलब अब सरकार, मोदी जी कैसे फिर प्रधानमंत्री बन गए, फिर कैसे सरकार आई, फिर आगे अगर ये सरकार काम करते रहेगी फिर हमारा एजेंडा क्या होगा। देखिए उनकी चिंता अपने को लेकर है। ये जो कह रहे हैं ये सरकार है, सारे डिसीजन वापस ले रहे, कोई डिसीजन वापस नहीं ले रहे जी, लेकिन सरकार देश हित में जो है उस सोच को लेकर, कारगर सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। प्रोफेसर साहब, एक बहुत बात ये भी महसूस की जाती है कि इस तेज रफ्तार के साथ मोदी 3.0 ने अपना काम शुरू किया है इन 100 दिनों में। अभी तो 5 साल सरकार के हैं, 5 साल तक सरकार ने काम करना है। क्या ये मोमेंटम बरकरार रह पाएगा? बिल्कुल, अभी 100 दिन में ये बिल्कुल जाहिर है, क्या बिल्कुल साफ है कि सरकार ने जो पहले नीतियां शुरू की थी उसी के ऊपर उसको और आगे बढ़ा रही है और गर्म जोशी से बढ़ा रही है। कोई यू टेक का सवाल नहीं होता है। इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिसी को और निर्णय लेने में जो स्थायित्व है। ये विकास में बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि एक कड़ी होती है और सरकार बखूबी उसका निर्वाह कर रही है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या नए सेक्टर हो, डिजाइन सेक्टर हो, गेमिंग सेक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, सब सेक्टर्स के ऊपर सरकार बखूबी वैसे ही काम चल रहा है। और आज भी हम देखा कि ओडिशा में सरकार, प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर भी विकास की एक सौगात। और आप देखिए जो भी, जहां भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या कोई भी मंत्री बोलते हैं, वो केवल और केवल विकास की बात बोलते हैं। इसका मतलब विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और विकास के आगे सरकार कुछ और सोचती नहीं, न करती है। ये बहुत बड़ी मोदी सरकार की उपलब्धि। बिल्कुल, और देखें तो इन 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने इतने निर्णय ले लिए हैं और इतने मोर्चों पर, इतने क्षेत्रों के विकास को लेकर निर्णय लिए हैं कि जिन पर चर्चा के लिए वास्तव में तो कई घंटों का समय चाहिए होगा, लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।